जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएजी 174 सतत विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज नहीं किया है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं। उसे आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पर अपना पेपर कोड टाइप करना है, जैसे बीपीएजी 174। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है सतत विकास के सामाजिक घटकों की चर्चा कीजिए। यानी सतत विकास के सामाजिक घटक क्या है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा आपको करनी है। तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी सुरक्षित रखे। यानी सतत विकास क्या है? सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास हमको करना है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और भविष्य की जो पीढ़ी आएगी उसकी भी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सतत विकास के तीन मुख्य घटक माने जाते हैं। पहला है आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। इनमें सामाजिक घटक में समाज के लोगों के जीवन स्तर, सामाजिक समानता और मानव कल्याण को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। तो सबसे पहला घटक क्या है? शिक्षा है, यानी कि एजुकेशन। शिक्षा सतत विकास का महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है। शिक्षा लोगों को कौशल, ज्ञान और जागरूकता देती है। शिक्षित व्यक्ति बेहतर रोजगार पाता है और समाज को सकारात्मक योगदान देता है। शिक्षा के माध्यम से लोग पर्यावरण संरक्षण करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण करते हैं और सामाजिक समस्याओं के समाधान में भाग लेते हैं। इसलिए गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा सतत विकास के लिए आवश्यक है। यानी अगर लोगों में शिक्षा होगी तो आपका जो सतत विकास है वो क्या होगा? वो अपने आप होगा। क्या होगा? आपको कोई सतत विकास अलग से नहीं करना। अगर आप लोग शिक्षा पर ध्यान देंगे तो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अपने आप होगा। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य नागरिक किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यानी स्वस्थ नागरिक होंगे तो वो समाज अच्छा होगा। सतत विकास के लिए सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं और स्वच्छ पानी की उपलब्धता जरूरी है। स्वस्थ लोग अधिक उत्पादक होते हैं और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। पोषण, प्रसूति सेवाएं और संक्रामक रोगों से सुरक्षा भी इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की समान पहुंच सामाजिक समानता का आधार है। यानी क्या करना है हमको? समाज में स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं और स्वच्छ पानी की उपलब्धता करानी है। जिससे क्या होगा? जिससे लोग स्वस्थ रहेंगे। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो उससे उत्पादकता बढ़ेगी और वो आर्थिक विकास में योगदान देंगे। यानी पोषण, प्रसूति सेवाएं, संक्रामक रोगों से सुरक्षा भी इसके महत्वपूर्ण भाग हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की समान पहुंच सामाजिक समानता का आधार भी है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक समानता और न्याय। सतत विकास तभी सफल होता है जब समाज में सभी लोगों को बराबरी के अवसर मिले। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो और मानव अधिकारों की रक्षा हो। सामाजिक न्याय से ही समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण। महिला समाज का आधा हिस्सा है, इसलिए उनका सशक्तिकरण सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दिया जाए और रोजगार के समान अवसर मिले। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। लैंगिक भेदभाव समाप्त करने से समाज अधिक संतुलित और प्रगतिशील बनता है। इसके बाद गरीबी उन्मूलन।
गरीबी किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी बाधा है, यानी किसी भी समाज में अगर हमको विकास करना है तो सबसे पहले हमको गरीबी को हटाना होगा। तो गरीब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देना सतत विकास का लक्ष्य है। आर्थिक असमानता कम होने से समाज में शांति और सामंजस्य बढ़ता है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गरीबी कम करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद रोजगार और आजीविका। सतत विकास तभी संभव है जब समाज में लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। रोजगार से व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनता है। आजीविका के अवसर बढ़ने से समाज में गरीबी और असमानता कम होती है। सतत रोजगार का मतलब ऐसा काम जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो। इसके बाद सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक एकता। सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक एकता किसी भी समाज को मजबूत बनाती हैं। विविधता में एकता, परस्पर सहयोग और सहिष्णुता सतत विकास के लिए आवश्यक है। सामाजिक एकता में समाज में संघर्ष कम होते हैं और विकास के लिए बेहतर वातावरण बनता है। यानी अगर समाज में एकता होगी तो संघर्ष कम होंगे और उस समाज में विकास ज्यादा हो, क्या होगा, उस समाज में जो है विकास ज्यादा होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। सतत विकास के सामाजिक घटक मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर केंद्रित होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक एकता जैसे तत्व मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों का संतुलन बना रहे। सामाजिक विकास के बिना सतत विकास अधूरा है। अगर हम लोग सामाजिक विकास नहीं करेंगे, लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो हम सतत विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। अगर हमको देश में सतत विकास करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देश में शिक्षा देनी होगी, स्वास्थ्य देना होगा और लोगों को रोजगार देना होगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के अर्थ और प्रभाव की चर्चा कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो है सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ पृथ्वी की जलवायु में होने वाले दीर्घकालिक बदलावों से है। इसमें तापमान का बढ़ना, ऋतुओं के व्यवहार में परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न का बिगड़ना, समुद्र के स्तर का बढ़ना और चरम मौसम की घटनाओं का बार बार होना शामिल है। यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से भी हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में मानव निर्मित कारण इसकी मुख्य वजह बन गए हैं। कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई, उद्योगों का धुआं और रासायनिक गैसों का उत्सर्जन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा देता है। ये गैसें पृथ्वी के ताप को अंतरिक्ष में जाने नहीं देती, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और जलवायु परिवर्तन तेज हो जाता है। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है? जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी की जलवायु में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव, जैसे तापमान का बढ़ना, ऋतुओं के व्यवहार में परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न का बिगड़ना, समुद्र के स्तर का बढ़ना और मौसम की घटनाओं का बार बार बदलना शामिल है। ये परिवर्तन कभी कभी तो स्वाभाविक होते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में माइनिंग हो रही है, कोयला, पेट्रोल और पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिससे लगातार जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला है तापमान में वृद्धि, यानी पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे गर्मी की लहरें यानी हीट वेव ज्यादा तीव्र और लंबी हो रही हैं। लोग गर्मी से बीमार पड़ते हैं और कई बार मौत तक हो जाती है। अगला है असामान्य वर्षा और सूखा। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है जिससे बाढ़ आती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती है जिससे सूखा पड़ता है। बारिश का पैटर्न बिगड़ने से खेती प्रभावित होती है और फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। यानी कहीं अधिक वर्षा हो रही, कहीं वर्षा ही नहीं हो रही, वहीं पर सूखा पड़ा हुआ, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है खेती का पैटर्न यानी फसलों का उत्पादन कम हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है ग्लेशियर पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि, यानी हिमालय सहित दुनिया भर के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पिघला हुआ पानी समुद्र के स्तर को बढ़ाता है। इससे तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है या फिर कटाव बढ़ सकता है और कई देशों के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। यानी जो समुद्र के किनारे देश बसे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे। चक्रवात और तूफानों की संख्या में वृद्धि, यानी कि समुद्र का तापमान बढ़ने से चक्रवात अधिक शक्तिशाली बन रहे हैं। ये तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही लाते हैं, घरों, फसलों और जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। जैव विविधता पर खतरा, तापमान और मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण
कई प्रजातियां और अपनी प्राकृतिक आवास खो रही हैं। इससे पौधे, जानवर और समुद्री जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रोक, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे सांस की बीमारियां आम हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है। यदि अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके लिए सभी को मिलकर पेड़ लगाना, ऊर्जा बचाना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना। अगला प्रश्न आपका है, स्वास्थ्य और स्वच्छता में हरित प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता में जो है हरित प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। तो आज के समय में स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाने में हरित प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह तकनीक है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लोगों के जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ बनाती है। सबसे पहले इस प्रौद्योगिकी का काम है स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से पानी को साफ और सुरक्षित बनाना आसान हो गया है। जैसे सोलर वाटर प्यूरिफायर सूरज की ऊर्जा से दूषित पानी को साफ करते हैं। बायोफिल्ट्रेशन तकनीक प्राकृतिक तरीकों से पानी से रसायन और गंदगी हटाती है। इससे लोगों को साफ पानी मिलता है और पानी से होने वाली बीमारियां कम होती हैं। इसके बाद स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना। प्रदूषण कम करने के लिए हरित तकनीक बहुत मदद करती है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स और ग्रीन रूफ्स हवा को प्राकृतिक तरीके से साफ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सोलर ऊर्जा आधारित मशीनें धुआं नहीं छोड़ती, जिससे बीमारियां जैसे दमा, एलर्जी और फेफड़ों की समस्याएं कम होती हैं। इसके बाद कचरा प्रबंधन को सुधारना। कचरे का सही निपटान स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी है। बायोगैस प्लांट गीले कचरे को गैस और खाद में बदल देते हैं। रिसाइकलिंग तकनीक प्लास्टिक, धातु और कागज को दोबारा उपयोग करने लायक बनाती है। इससे पर्यावरण साफ होता है और बीमारियों का खतरा भी घटता है। इसके बाद अस्पताल और हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग। स्वास्थ्य सेवाओं में हरित तकनीक का योगदान बढ़ रहा है। अस्पताल सोलर पावर का उपयोग कर बिजली बचाते हैं। ग्रीन बिल्डिंग तकनीक से अस्पतालों में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन मिलता है, जिससे मरीजों का स्वास्थ्य जल्दी सुधरता है। मेडिकल कचरे के निपटान में भी पर्यावरण हितैषी तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके बाद संक्रमण और बीमारियां रोकने में मदद। हरित स्वच्छता तकनीक जैसे स्वच्छ पानी वाले इको फ्रेंडली शौचालय, संपर्क रहित उपकरण, प्राकृतिक सामग्री से बने सैनिटाइजर संक्रमण फैलाने की संभावना को कम करते हैं। इसके बाद ऊर्जा और संसाधनों की बचत। स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी कई मशीनें अब ऊर्जा कुशल बनाई जा रही हैं, जिससे बिजली और संसाधनों की बचत होती है। संसाधन बचने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बनता है। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। हरित प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाने का एक टिकाऊ और सुरक्षित मार्ग है। यह न केवल प्रदूषण कम करती है, बल्कि साफ पानी, स्वच्छ हवा, बेहतर अस्पताल सेवाएं, स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करती है। इसलिए स्वस्थ समाज और स्वच्छ पृथ्वी के लिए हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहद आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड बीपीएजी 174 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।